ओके, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो 80386 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। और ये मैं डिस्क्राइब कर दिया था कि 80386 जो एक 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर की कैटेगरी में आता है। इसमें जो टोटल मेमोरी होती है वो 4 जीबी की होती है और 32 बिट का एड्रेस लाइन होता है, 32 बिट का डाटा बस भी होता है। ओके, इसमें दो डिफरेंट मोड होते हैं, प्रोटेक्शन मोड और रियल मोड। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें मल्टीटास्किंग भी हो सकती है, ठीक है? इसीलिए इसमें प्रोटेक्शन मोड जो बनाया गया है वो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, ओके? और इसमें जो पाइपलाइनिंग होती है वो 3 स्टेज की होती है इन कंपेयर विद 8086, ओके? इसमें जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है? इसके मोड्स अगर हमें आज पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी सारे मैंने आर्किटेक्चर वगैरह पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। मतलब इसके जो फीचर्स है ये भी लिखे हुए हैं यहाँ पे कि पाइपलाइनिंग 3 स्टेज की कौन-कौन सी होती है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 33 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, ठीक है? 80386 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें वर्चुअल मेमोरी भी सपोर्ट करता है जो 64 टीबी तक का हो सकता है। तो इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि भाई बेसिकली जो वेरी मॉडर्न प्रोसेसर हो रहे हैं, ठीक है? तो उनका जो बेस है, हालाँकि सारे प्रोसेसर जितने भी इंटेल के प्रोसेसर है ना i3, i7 या आपका i5, Core 2 Duo, Dual-Core, सबका जो बिल्कुल कोर है वो 8086 ही है, ठीक है? बट 8086 के जितना भी हमने आर्किटेक्चर पढ़ा है इसलिए आपका x86 आर्किटेक्चर होता है। बट 8086 को भी थोड़ा एडवांस कर दिया गया 80386 में, ठीक है? और फिर हमें बस ये समझना है, ये प्रोसेसर केवल इसलिए समझना है कि भाई कैसे एडवांस होता है, कोर को कैसे और एनहांस किया जाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि भाई i3 जो प्रोसेसर है वो 80386 होगा, वो इससे भी ज़्यादा एडवांस होगा, उसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट होंगे। तो होता क्या है कि कोर के ऊपर बस हम एडवांस फीचर्स के अकॉर्डिंग उसमें अलग-अलग क्या बोलते हैं फंक्शंस ऐड कर देते हैं। अलग-अलग मॉड्यूल हार्डवेयर मॉड्यूल है ना, ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मॉड्यूल ही उस कोर के ऊपर ऐड करते जाते हैं, ठीक है? तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कोर? कोर जो है वो 8086 ही है। 8086 के जो इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़े हैं, जो प्रोग्रामिंग पढ़ी है, वही प्रोग्रामिंग आप i3, i7, 80386, P4, P1 सभी प्रोसेसर में कर सकते हैं। इंटेल के किसी भी प्रोसेसर में 8086 की प्रोग्रामिंग की जा सकती है क्योंकि कोर स्ट्रक्चर 8086 का ही है, ठीक है? बट डिफरेंस क्या होता है कि जैसे-जैसे हमें प्रोसेसर को एडवांस करना होता है तो उसमें हम या तो डाटा बस की लेंथ या आपके कुछ नए-नए मोड ऐड कर देते हैं, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ऐड कर देते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा दी गई है, ठीक है? तो एडिशनल कई सारे फीचर इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है? ये इसलिए बस 806 इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? कि हमें समझ में आए कि भाई ऐसा क्या करते हैं जिससे आपका जो कोर प्रोसेसर वो एडवांस प्रोसेसर्स में कन्वर्ट होता है ना? आप सभी को पता होगा कि जैसे मोबाइल फ़ोन है, अभी मोबाइल फ़ोन में हम कोई सा भी जो प्रोसेसर है ना, स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम और ये मीडियाटेक और इसके भी अलग-अलग वर्ज़न है, वर्ज़न 5, 6, 7 जो भी होते हैं ना, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर ये जितने भी प्रोसेसर्स हैं, है ना मोबाइल के, इन सब का जो कोर है वो एआरएम प्रोसेसर है। कौन-सा है? एआरएम, आर्म प्रोसेसर। तो जैसा 808 मतलब अभी जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बहुत सारे इसका आर्किटेक्चर फेमस है। कुछ सबसे ज़्यादा पॉपुलर आर्किटेक्चर है, वो है एआरएम आर्किटेक्चर और आपका 86 आर्किटेक्चर। तो 86 आर्किटेक्चर आप लोगों के सिलेबस में है, इसलिए अपन 86 आर्किटेक्चर को पढ़ रहे हैं। 86 आर्किटेक्चर से ही सारे दुनिया के अभी अभी तक तो ऐसी स्थिति है कि दुनिया के मैक्सिमम है ना 95% जो लैपटॉप, कंप्यूटर और डेस्कटॉप में इंटेल के प्रोसेसर लगते हैं और इंटेल के प्रोसेसर का सभी प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर होता है वो x86 का ही होता है। जबकि दुनिया में अधिकतर मोबाइल्स में, अधिकतर मान लो कि 99% मोबाइल्स में जो प्रोसेसर होता है वो एसओसी जो उसके अंदर सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं, उसमें जो लगता है वो एआरएम का लगता है। ठीक है? तो ऐसा है कि कोर अगर हम पढ़ लेंगे, तो बाकी चीज़ें बस उसमें एडवांस करने के अलग-अलग फीचर्स क्या-क्या ऐड किए जा सकते हैं, वो उसके ऊपर कवर करता है ताकि उसके प्रोसेसर के कैपेबिलिटी को एडवांस किया जाए। इसलिए आप लोगों को सिलेबस में कोर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? तो ये कोर आर्किटेक्चर हमें समझना होता है इसलिए 8086 समझ लिया था, है ना? तो 80386 इज़ नथिंग बट एडवांस वर्ज़न ऑफ 8086 विथ सम एडिशनल फीचर्स। ठीक है? तो ऐसे एडिशनल फीचर्स ऐड करते-करते आपके प्रोसेसर एडवांस होते रहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था 8036 का जो ये है आपका डायग्राम है।
है ना। 808386 का ये डायग्राम है। इसमें ना क्या एडिशनल हुआ, ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो आपके 8086 में नहीं था वो यहाँ पे एडिशनल हो गया। इसमें जब डिकोड फेचिंग यूनिट उसमें भी था 8086 में, यहाँ पे भी फेचिंग यूनिट है, बट इसको कोड प्रीफेच यूनिट बोलते हैं क्योंकि ये 16 बाइट का कोड प्रीफेच करके लगाता है। ठीक है, फिर ये इंस्ट्रक्शन डिकोड, तो ये फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन। तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, दिस इज योर फेचिंग, डिकोडिंग और दिस इज योर एग्जीक्यूशन। ये दिख रहा है बॉक्स में, है ना। तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट के अकॉर्डिंग ये पाइपलाइनिंग में हो जाते हैं, तीनों अपने अपने सेपरेट वर्क होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 स्टेज का पाइपलाइन होता है। जबकि 8086 में आपने देखा होगा कि ये जो है डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन वो एक साथ होता था। तो 8086 में डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन एक साथ होता था, मतलब ये एक स्टेज बनता था, फेचिंग अलग होता था, क्यू अलग था, तो 2 स्टेज। यहाँ वहां पे 2 स्टेज का होता था, जबकि यहाँ पे कितने स्टेज का है, 3 स्टेज का है। ठीक है, 80386 में भी आपका बस इंटरफेस यूनिट था, तो यहाँ पे सॉरी 8086 में भी था, यहाँ पे भी BIU है, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट, डिकोड यूनिट। तो इतना आर्किटेक्चर जो है यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक का कवर करूँ तो ये 8086 में भी था। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़े बहुत चीजें एड ऑन हो गई, जैसे कि बैरल शिफ्टर 8086 में नहीं था, अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं था। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता था बट वो अलग से हार्डवेयर नहीं था, तो यहाँ पे 2 एडिशनल हार्डवेयर जोड़ा दिए, क्यू का साइज बढ़ा दिया, 16 बाइट का कर दिया। ठीक है, डिकोडर यूनिट सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये कंट्रोल रोम जोड़ दिया, तो ये इस टाइप की कुछ एडिशनल चीजें ऐड हो भी थी। क्या नहीं था, तो केवल ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यहाँ पे एक नया एड ऑन हो गया। और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट केवल इसलिए हुआ क्योंकि आप ज्यादा मेमोरी को डील कर सकते हैं। 32 बिट का एड्रेस लाइन है, मतलब 2 की पावर 32, 2 की पावर 32 मतलब होता है 4 GB। तो अगर 4 GB की मेमोरी को एड्रेस करना और एक्सेस करना है, तो वो नॉर्मल एड्रेसिंग मोड जो होता है उससे आपका ज्यादा मेमोरी को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे एक अलग से MMU लगा है, क्या करता है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो बस अभी तो अपन रिवाइज कर रहे हैं इसको, है ना। वी आर जस्ट रिवाइजिंग। अब इसका देखते हैं अगला। ओके, तो ये फंक्शंस मैंने अभी ऊपर बता दिए हैं, तो इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखिए ये सब हो गए। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, क्योंकि यही एक चीज है जो 8086 में नहीं थी, 80386 में आ गई है। तो इसकी मेजरली सेगमेंटेशन यूनिट क्या होता है, पेजिंग यूनिट क्या होता है, पिछली बार भी बता दिया है। ठीक है, तो इसी को आप एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। पीपीटी मैंने गूगल क्लासरूम में शेयर करके रखी है। ठीक है, तो मैं अब आगे का बता रहा हूँ, है ना। ये आपका है जो, ये आपका प्रोटेक्टेड मोड का सेगमेंटेशन यूनिट है, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर एक पेजिंग यूनिट अलग होता है, ये पेजिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ओके। आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो है 80386 का रियल मोड और प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, तो 806 जो है वो अलग अलग 3 डिफरेंट मोड्स में काम कर सकता है। एक होता है रियल एड्रेसिंग मोड, एक होता है प्रोटेक्टेड वर्चुअल एड्रेसिंग मोड और एक होता है वर्चुअल 8086 मोड। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट मोड्स होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन रियल मोड, एक्सप्लेन प्रोटेक्टेड वर्चुअल एड्रेसिंग मोड। तो हमें इनको आंसर करना पड़ता है, कभी कभी इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली रियल एड्रेसिंग मोड के बारे में ये समझो कि जो 8086 सपोर्ट करता था वही मोड है यहाँ पे 80386 में। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसर रीसेट एंड पावर्ड अप, मतलब जब भी प्रोसेसर चालू होता है या रीसेट होता है तो वो कौन से मोड में चला जाता है, रियल एड्रेसिंग मोड में चला जाता है। और रियल एड्रेसिंग मोड क्या है, एग्जैक्टली सेम है 8086 के जैसा, बट यहाँ पे क्योंकि 80386 32 बिट का है, इसलिए 32 बिट के रजिस्टर को ये सपोर्ट करता है। 8086 16 बिट के रजिस्टर को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो 16 बिट का था। तो यहाँ पे जैसे एड्रेसिंग हमने वहां पे पढ़ी थी ना, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, है ना, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जितने एड्रेसिंग मोड आपके 8086 में थे वो ही सारे एड्रेसिंग मोड यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगे, केवल उसका नाम हो जाएगा रियल एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो रियल एड्रेसिंग मोड इज ऑफ 80386 इज नथिंग बट द एड्रेसिंग मोड ऑफ 8086। ओके, तो यहाँ पे अपने को बस ये ध्यान रखना है कि 32 बिट का बनाना, वहां पे 16 बिट का बनाना होता था, है ना, सॉरी 20 बिट की एड्रेस लाइन बनानी होती थी। ओके, तो ऑल द 80386 इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल इन द रियल मोड। ठीक है, सारे रियल मोड में अवेलेबल होते हैं।
to use the 32-bit register and addressing mode, override prefix e must be used. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे 32-bit के रजिस्टर्स को यूज करना है रियल एड्रेसिंग मोड में, ठीक है, तो एक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शंस के आगे ई लगा देते हैं। जैसे कि एक ऐसे लिखा हुआ कि एमओवी, तो एमओवी के आगे लगा दो ई, तो एमओवी ई हो जाएगा। जैसे एड लिखा हुआ है तो एडीडी के आगे ई लगा दो तो एड ई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब प्रीफिक्स लगाते हैं, है ना, उससे भी आपका ये जो है क्या बोलते हैं 80386 32 बिट में वर्क करते हैं। तो अगर हमें केवल 16 बिट में वर्क करना है तो वी डू नॉट रिक्वायर्ड अ प्रीफिक्स, ठीक है। हम इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखेंगे, हम इंस्ट्रक्शन को लिख देंगे इस तरीके से। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो अगर मैंने शायद वर्क नहीं कर रहा है, ओके कोई बात नहीं, ऐसे देख लेते हैं। तो एमओवी लिखा तो मतलब आपका क्या हो जाएगा 8086 मोड है। एमओवी 800386 16 बिट में वर्क कर रहा है। एमओवी ई लिखेंगे तो वो 32 बिट में वर्क करेगा, ठीक है। तो सेगमेंट साइज यहाँ पे 16 बिट का होता है, मतलब एड्रेस जो है रियल मोड में A0 से लेकर A20 तक होता है। 64 KB का आपका टोटल सेगमेंट में 16 बिट का 64 KB मतलब क्या आता है 2 की पावर 16, ठीक है। तो 16 बिट का आपका एड्रेस रिक्वायर्ड होता है ऑफसेट के लिए और 16 बिट का एड्रेस रिक्वायर्ड होता है आपका सेगमेंट के लिए, ठीक है, जैसा आपका 8086 में था। 32 बिट में ये सेगमेंटेशन थोड़ा अलग टाइप से होने लगते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये रियल एड्रेसिंग मोड और क्या होता है इसको मैं आगे के वीडियो में फिर और एक्सप्लेन करूंगा।